हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू गुरु मंत्रा क्लासेस। तो आज हम करेंगे क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 2 दैट इज फेडरलिज्म। सो लेट्स स्टार्ट विद द ओवरव्यू फर्स्ट। बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फेडरलिज्म के बारे में विच इन्वॉल्व्स वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। अब हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था कि वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर मतलब डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन डिफरेंट लेवल्स। अब इंडिया में 3 लेवल है, दैट इज पहला है सेंट्रल, फिर स्टेट और फिर लोकल। तो इन तीनों में जो है वो है पावर डिवाइडेड, इट इज नोन एज वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पहले फेडरलिज्म क्या होता है, फिर ऐसे प्रोविजंस जो इंडिया को फेडरलिज्म बनाते हैं और ऐसे ऐसे प्रोविजंस जो प्रैक्टिस में कैसे हैं, थ्योरी में कैसे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के 2-3 प्रोविजंस। तो लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक 1 दैट इज व्हाट इज फेडरलिज्म। तो इसमें हम बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जाम्पल लेंगे जो हम चैप्टर 1 में ऑलरेडी ले चुके हैं। पहले हम पढ़ते हैं बेल्जियम के बारे में। तो one of the key changes made in the constitution of Belgium was to reduce the power of the central government and to give this power to the regional government. हाँ, हमने देखा था कि बेल्जियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितने टाइम अमेंड हुआ था, 4 times, टू इंश्योर दैट जो भी उनकी कम्युनिटी थी उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले। Regional government existed in Belgium even earlier. They had their roles and powers, but all these powers were given to these governments and could be withdrawn by the central government. The change that took place in 1993 as that the regional governments were given constitutional powers that were no longer dependent on the central government. इसलिए बेल्जियम shifted from a unitary to a federal form of government. देखो, यूनिटरी फॉर्म क्या होता है, जहाँ पे पावर जो है वो एक लेवल में कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, या फिर अगर पावर दूसरे स्टेट मतलब दूसरे टायर में भी है तो जो वो पावर से दे आर सबऑर्डिनेट टू सेंटर। जैसे पहले बेल्जियम में क्या था, लेट्स से ये उनकी स्टेट गवर्नमेंट है, सॉरी ये उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट है और ये उनकी है रीजनल। तो इसकी भी पावर्स थी बट दीज पावर्स वर सबऑर्डिनेट टू सेंटर और कभी भी सेंटर उनसे छीन सकता था। बट आफ्टर एन अमेंडमेंट विच टुक प्लेस इन 1993 वो हो गया फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट क्या, सेंटर की अलग पावर्स है, रीजनल गवर्नमेंट की अलग पावर्स है। ये हो गया बेल्जियम का केस। अब मूव ऑन करते हैं श्रीलंका। जो श्रीलंका है, इट कंटिन्यूज टू बी अ यूनिटरी गवर्नमेंट वेयर द नेशनल गवर्नमेंट दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर्स। तमिल लीडर्स वांट श्रीलंका टू बिकम अ फेडरल सिस्टम। यह यहाँ पे दोबारा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है सिन्हाला और तमिल्स का, जो हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था कि सिन्हाला चाहते नहीं यूनिटरी फॉर्म हो बट तमिल वांट्स फेडरल फॉर्म। अब इम्पोर्टेंट चीज है, so make sure you pay attention. Federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country. Usually, a federation has 2 levels of government. One is the level of government for the entire country that is usually responsible for a few subjects of common national interest. यहाँ पे जो हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं वो है हमारी सेंट्रल या फिर नेशनल गवर्नमेंट। दूसरी, the others are governments at the level of provinces or states that look after much of the day-to-day administration of their state. यहाँ पे हो गया हमारा state level of government. अगर local करना है तो you can, instead of writing at the level of provinces or states, you can write at the level of villages and towns or cities. You can just change the words because they are also responsible for our day-to-day issues. जैसे let's say एक विलेज में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो एक पंचायत बिठाई जाती है and then the issues solved. So they are responsible for our day-to-day issues. अब हम बात करेंगे यूनिटरी और फेडरल गवर्नमेंट में डिफरेंस। तो यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, ईदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट। जैसा एग्जाम्पल जैसे पहले बेल्जियम में था। अब और आप श्रीलंका का भी एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हो। सेकेंड, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट। वो ऑर्डर भी पास कर सकती है क्योंकि वो सबऑर्डिनेट है। अब हम बात करेंगे फेडरलिज्म के। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ओन विच इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। बट यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट होगी, चाहे वो सेंटर हो, स्टेट हो या लोकल हो, सभी गवर्नमेंट्स दे आर आंसरेबल टू द पीपल। क्यों? क्योंकि हमने उन्हें इलेक्ट किया है तो दे शुड बी अकाउंटेबल टू अस। अब हम बात करेंगे सम की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। ये जो फीचर्स हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम में मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में आते हैं कभी कभार। सो लेट्स मूव विद द फर्स्ट फीचर। So let's start with the first feature. That is, there are 2 or more levels of tiers of government. It is very self-explanatory. Second,
Different tiers of government govern the same citizens, but each tier has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation and administration. देखो मैं पहले बताती हूँ आपको jurisdiction क्या होता है. तो basically ये it's an area not geographically but it is an area over which someone has legal authority like let's say हमारे जो 3 organs of government है that is legislature, executive और judiciary उनके भी कुछ ही मैटर्स में इंटरवीन कर सकते हैं. ऐसे मैटर्स है कि उसमें वो इंटरवीन नहीं कर सकते. जैसे लाइक लेजिस्लेचर जो है वो जुडिशरी की फंक्शनिंग में इंटरवीन नहीं कर सकते, तो उन सबकी एक जुरिडिक्शन है विच इज़ फिक्स्ड इन मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन. नाउ थर्ड पॉइंट, the jurisdiction of the respective levels of tiers of government are specified in this constitution. So the existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed. सारे constitution में हमारे provisions लिखे हुए related to federalism, related to how much power organ has, how much power a level of government has. Fourth feature, the fundamental provisions of the constitution cannot be unilaterally changed by one level of government. Such changes require the consent of both the levels of government. अब लेट्स सपोज कि हमें चेंज करनी है एक स्टेट की, हमें बाउंड्री चेंज करनी है. लेट्स से हमें इसको बाउंड्री को बढ़ाना है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अकेली ही ये डिसीजन नहीं ले सकता. इट हैज़ टू कंसल्ट द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑल्सो, और अगर दोनों एग्री हुए तभी ये चेंज आएगा, नहीं तो ये नहीं आएगा. दैट इज इट कैन नॉट बी डन यूनिलेटरली बाय एनी लेवल ऑफ द गवर्नमेंट. फिफ्थ पॉइंट, courts have the power to interpret the constitution and the powers of different levels of government. The highest court, that is the Supreme Court, act as an umpire if dispute arises between different levels of government in the exercise of their respective powers. जो कोर्ट है उसके पास पावर है कि वो इंटरप्रेट कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को, कि कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे कैसे प्रोविजंस कौन कौन से लेवल के लिए दिए हैं. सेकेंडली, सुप्रीम कोर्ट का जो मेन फंक्शन है वो यही है कि if any dispute arises between the center and the state or between state और local, वो इसको resolve करता है, मतलब it relates to federal matters. Sixth point, sources of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy. Autonomy मतलब independence you can say. अब हम मूव करेंगे सेवेंथ फीचर which is the last one, which says the federal system has dual objectives. पहला है to safeguard and promote the unity of the country. Second है to accommodate regional diversity. ये दोनों objectives बहुत ही important है, तो make sure you remember that. अब हम बात करेंगे दो aspects की which are necessary in an ideal federal system. They are mutual trust, that is trust होना चाहिए, and agreement to live together. ये भी बहुत important है, to make sure you remember this. अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे. तो इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे दो टाइप फेडरेशन के बारे में. पहली है कमिंग टुगेदर फेडरेशन जो यहाँ पे हाईलाइटेड कर रखी है, और दूसरी है हमारी होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. तो हम पहले देखते हैं कमिंग टुगेदर एंड देन वी विल सी ऑफ होल्डिंग टुगेदर. देखो कमिंग टुगेदर में क्या होता है, जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स है दे कम टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट सो दैट by pooling sovereignty and retaining identity they can increase their security. देखो sovereignty मतलब कि हम अपनी कंट्री को खुद रूल करेंगे, हमें कोई दूसरी कंट्री गाइड नहीं करेगी. इसकी वजह से क्या होगा, इंडिपेंडेंट स्टेट्स अगर कंबाइन करके आ जाएंगे उनको एडिशनल सिक्योरिटी मिलेगी, एक नई आइडेंटिटी भी मिलेगी, और अपनी वो सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट भी कर सकता है. ये हुआ कमिंग टुगेदर फेडरेशन. और ये कौन कौन से कंट्रीज में है, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया. यूएस बेसिकली देखो इसकी जो फुल फॉर्म है वही बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वो एक साथ आए हैं टू फॉर्म यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. अब हम पढ़ते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के बारे में. मैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ पहले. जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन है उसमें ऑल दी स्टेट्स हैव इक्वल पावर एंड अ स्ट्रॉन्ग वाइस वर्सा द फेडरल गवर्नमेंट. देखो हर स्टेट जो है वो इक्वल ही ट्रीट होगा, ना कि किसी को स्पेशल स्टेटस मिलेगा, किसी को हम इन्फीरियर जैसे ट्रीट करेंगे. इट्स नथिंग लाइक दैट. एवरी स्टेट हैज इक्वल पावर. अब हम मूव करेंगे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. इसमें क्या होता है, अ लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट, जैसे इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम. इसमें क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो थोड़ी ज़्यादा पावरफुल होती है स्टेट्स के में भी. अब हम देखते हैं इंडिया का एग्जाम्पल. अब अभी आप कोविड को ही देख लो.
कॉज स्टेट्स के पास इमेंस पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी है, लेकिन जो फाइनल रूलिंग है, जो फाइनल डिसीजन है, इट हैज़ टू बी टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इटसेल्फ. इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ मोर पावर देन द स्टेट गवर्नमेंट. और जो इंडिया का जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, उसमें हम ये नहीं कि सारे स्टेट्स आए हैं मिलके, जैसे यूएस के में वो सेपरेट हो सकता है, बट इंडिया में ऐसा नहीं है कि जो स्टेट चाहे वो तब मर्जी जा सकता है बाहर, मतलब आउट ऑफ इंडिया जा सकता है और अपने इंडिपेंडेंट कंट्री फॉर्म कर सकता है. इट्स नथिंग लाइक दैट. अब हम बात करेंगे व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री. देखो, दो चीज़ें हैं, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से. पहला है व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, ऐसे कौन से प्रोविजन है जो इंडिया को फेडरल कंट्री बनाते हैं. दूसरा क्वेश्चन होता है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, कौन कौन सी पॉलिसीज के थ्रू इंडिया में हम फेडरलिज्म प्रैक्टिस करते हैं. तो ये जो दोनों क्वेश्चन है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना दोनों में. अब हम पढ़ेंगे व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री. तो बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इंडिया को डिक्लेयर किया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स विच कंसिस्ट ऑफ 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. ये मैं दोबारा बता देती हूँ कौन कौन से लेवल है. सेंट्रल, फिर है हमारा स्टेट और फिर है हमारा लोकल लेवल. अब हम जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इट क्लियरली प्रोवाइड्स अ 3/4 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. Thus it contains 3 lists. अब हम उन तीनों लिस्ट को डिटेल में पढ़ते हैं. पहली है यूनियन लिस्ट. यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशंस एंड करेंसी. ये सब जो मैटर्स है इस लिस्ट में उस पर किसका ऑर्डर चलता है, सेंटर का. दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट. स्टेट जो है वो इसमें इंटरवीन नहीं कर सकता. अब हम बात करते हैं स्टेट लिस्ट की. इसमें जो है वो स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंस के टॉपिक्स आते हैं जैसे पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन. इसमें क्या है, स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है, सेंट्रल कांट इंटरवीन. अब हम, लेकिन इसमें एक और एक्सेप्शन है, अगर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं एक लॉ के रिगार्डिंग. यूनियन मतलब सेंटर, स्टेट तो स्टेट होता ही है, तो अगर वो दोनों कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं जो सेंटर गवर्नमेंट ने बोला है दैट वुड प्रिवेल, और जो स्टेट है उसका ओपिनियन हो जाएगा हमारा नेग्लेक्ट. अब हम बात करेंगे रेसिडरी सब्जेक्ट्स क्या होते हैं. बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था 1950s में, लाइक इम्प्लीमेंट इट वाज इन्फोर्स्ड ऑन इन 1950. तो कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट है जो उसके बाद आए हैं जैसे आईटी, कंप्यूटर, टेक. तो ये सब के लिए रूल्स जो है दे आर मेंशन्ड इन द रेसिडरी लिस्ट. और जो रेसिडरी लिस्ट है उस पर कौन रूल बना सकते हैं, यूनियन गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट. अब हम बात करेंगे कि जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है दे डू नॉट गिव इक्वल पावर टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, जैसे कि कमिंग टुगेदर देता है. जैसे 2-3 स्टेट्स जो है वो स्पेशल स्टेटस एंजॉय करते हैं जैसे असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम अंडर आर्टिकल 371 ड्यू टू देयर peculiar social and historical circumstances. These special powers are specially enjoyed in relation to the protection of land, right of indigenous people, their culture and also preferential employment in government services. Indians who are not permanent residents of the state cannot buy land or house here. पहले जो जम्मू कश्मीर था वो भी स्पेशल स्टेटस के अंदर आता था, बट इट हैज़ बीन रिमूव. अब वो यूनियन टेरिटरी बन चुका है. अब हम मूव करेंगे कि आधे स्टेट्स ऐसे भी है जिनमें बहुत कम पावर है, एंड ये ऐसे एरिया जो बहुत ही स्मॉल है टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट, बट एट द सेम टाइम दे कैन नॉट बी मर्ज्ड विद एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग एरियाज. जो ये ऐसे एरियाज होते हैं हम उनको बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज, जैसे चंडीगढ़, लक्षद्वीप, कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली. ये सब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसी के पास पावर है टू रन दीज यूनियन टेरिटरीज. अब हम बात करेंगे कि अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट लानी है तो कैसे लाएंगे. देखो, पहले तो एक बहुत इंपॉर्टेंट केस के बारे में बताती हूँ, केशवानंदा भारती केस. तो बेसिकली इसमें क्या हुआ था, ये एक बहुत ही लैंडमार्क केस है क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर इंक्लूड किया था. उसमें 2-3 ऐसे टॉपिक्स मेंशन थे कॉन्स्टिट्यूशन के जो कोई भी अमेंड नहीं कर सकता था. इसमें आते थे फंडामेंटल राइट्स और बहुत सारी चीज़ें. तो बेसिकली इट्स नॉट ईजी टू मेक चेंजेस टू द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट बिकॉज दे कम इन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये ऐसे समझ लो ये बिल्कुल एक रूम है, ठीक है. हम रूम के जैसे हम रूम की बिल्कुल बाउंड्री चेंज नहीं कर सकते, इसके अंदर हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, और बाकी पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो हम चेंज कर सकते हैं.
Now, the parliament cannot on its own change this arrangement. Any change to it has to be first passed by both the houses of the parliament, जो है लोकसभा राज्यसभा, with at least 2/3 majority, और फिर it has to be passed by the legislature of at least half of the total states. मतलब मैंने ये की फीचर भी था कि डिसीजन से इट कैन नॉट बी टेकन यूनिलेटरली, दोनों और या फिर तीनों जो लेवल्स और टायर्स ऑफ गवर्नमेंट है उनको रोल प्ले करना होता है. ये तो हो गया हमारा लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का पार्ट. अब हम बात करते हैं थोड़ा सा जुडिशरी. जो जुडिशरी है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं, कोई अपनी पावर्स एक्सेसिव तो यूज़ नहीं कर रहा, कोई अपनी जुरिसडिक्शन के बाहर तो नहीं जा रहा. अगर कोई डिस्प्यूट होता है बिटवीन सेंटर और स्टेट या फिर किसी भी डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, तो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट मेक अ डिसीजन. अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आ सकता है आपका 1 मार्क करने, सो मेक श्योर केवल आप इसको अच्छे से रीड करो. The union and state governments have the power to raise resources by levying taxes in order to carry on the government and the responsibilities assigned to each of them. जो टैक्सेस है उसी की वजह से उनकी मेन इनकम आती है, जिसकी वजह से हमें पॉलिसीज वगैरह मिलते हैं. हेंस टैक्स हम इसलिए भरते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ अस ओनली. अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट चीज़ पे, दैट इज हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस. इंडिया में कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जिसके थ्रू हम फेडरलिज्म प्रैक्टिस हो रहा है. देखो इसमें ना 3 पॉइंट्स हैं मेन. पहला है लिंग्विस्टिक स्टेट्स, दूसरा है हमारा लैंग्वेज पॉलिसी, और तीसरा है हमारा सेंटर स्टेट रिलेशन. तो लेट्स बिगिन विद इंट्रो फर्स्ट. Constitutional provisions are necessary for the success of federalism, but these are not efficient and not sufficient. If the federal experiment has succeeded in India, it is not merely because of the clearly laid out constitutional provisions. The real success of federalism in India can be attributed to the nature of democratic politics in our country. देखो जो हर चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्स में लिखी होती है, it cannot be implemented as it is. It depends on the external situation, circumstances, लोगों का कितना willingness है. Similar is the case with federalism. ये अच्छे से हमारे कंट्री में इम्प्लीमेंट हुआ. क्यों? क्योंकि हमारी जो कंट्री उसके बेसिक स्पिरिट में लाइज डेमोक्रेसी. इसलिए ड्यू टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इंडिया में जो है फेडरलिज्म सक्सेस हुआ. अब हम पहला पॉइंट देखेंगे विच इज लिंग्विस्टिक स्टेट्स. तो लिंग्विस्टिक रिलेट्स टू लैंग्वेज. इसमें मैं आपको मेन पॉइंट बता देती हूँ ताकि आपको एक अच्छा सा ओवरव्यू मिल जाए. तो जो स्टेट्स हैं इट वाज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, बट एट द सेम टाइम आधे स्टेट्स ऐसे थे जो बस लैंग्वेज पे नहीं बट कल्चर, एथनिसिटी, इन सब के भी बेसिस पे क्रिएट हुए थे. इन स्टेट्स इंक्लूड्स नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, ये सब. और आप देखोगे मेजर चेंजेस आए हैं 1947. अगर अब के मैप में आप कंपेयर करोगे, पहले जो स्टेट्स थे आधे अब वो वैनिश हो चुके हैं, आधों की बाउंड्रीज चेंज हो चुकी है, आधों के नाम चेंज हो चुके हैं. सो देयर आर immense changes. There are immense changes if we look at the political map of India in 1947 and as of 2021. अब हम मूव करते हैं. पहले मैं 2 और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ कि देखो हमने लिंग्विस्टिक स्टेट्स की डिमांड तो की कि अलग अलग स्टेट्स भी अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग फॉर्म कर लेंगे, बट कुछ लीडर्स को डर था कि इट विल लीड टू डिसइंटीग्रेशन. मतलब जो उनकी यूनिटी है वो हो जाएगी हमारी ख़त्म. बट असलियत में क्या हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट हैज़ एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड एंड हैज़ मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर. अगर आपकी स्टेट में जो लोकल्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, अगर वो उसी लैंग्वेज में बात करेंगे तो इट वुड बी एफिशिएंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, और पॉलिसीज़ भी इजीली इम्प्लीमेंट हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू एनी अदर लैंग्वेज अगर वो यूज़ करेंगे तो. अब हम बात करते हैं लैंग्वेज पॉलिसी. तो बेसिकली इट वॉज अ मेजर चैलेंज पोस्ट टू द फेडरलिज्म, एंड इन इंडिया नो लैंग्वेज हैज़ द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज, बट देर आर मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस. जैसे हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, अभी भी है, बट हिंदी इज़ द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडियंस. इसलिए हमें दूसरी लैंग्वेज को भी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी था. मतलब जो 60% लोग हैं उनके भी इंटरेस्ट को हमें प्रोटेक्ट करना ज़रूरी था.
इसलिए there are 21 other languages besides Hindi recognized as scheduled languages by the constitution. मतलब टोटल है 22 scheduled languages. Make sure you remember this number. तो बेसिकली लेट से मैं कोई सेंट्रल एग्जाम के लिए बैठ रही हूँ तो उसमें मुझे इन 22 लैंग्वेज का ऑप्शन मिलेगा एंड आई कैन चूज एनी जिसमें मैं अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकती हूँ. मेरे पे कोई इम्पोज नहीं होगा. अब ये जो हमारी लैंग्वेज पॉलिसी है वो बताते हैं कि हाउ इंडिया और श्रीलंका अडॉप्टेड अ डिफरेंट अप्रोच. जो श्रीलंका है उसने तो पूरा भाई अपना मेजर्स इम्पोज कर दिया अपनी माइनॉरिटी पे, बट वी टुक ऑफ बोथ. इंडिया ने हमने दोनों का इंटरेस्ट देखा, माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी, एंड देन वी टुक दी डिसीजन. ये नहीं था कि डिसीजन बहुत सिंपली आ गया था. बीच में क्या हुआ था कि द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पसेस वाज टू स्टॉप इन 1965. लेकिन स्टेट्स जो हिंदी नहीं बोलते जैसे तमिलनाडु वगैरह, ये मूवमेंट बहुत ही वायलेंट फॉर्म ले लिया था. इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचा लेट्स कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विद हिंदी फॉर द ऑफिशियल पर्पसेस. यहाँ से हमारी आई लैंग्वेज पॉलिसी. नाउ many critics think that this solution favored the English speaking elite. Promotion of Hindi continues to be the official policy of the government of India. But ऐसा नहीं है कि वो किसी पे थोप सकते हैं, किसी पे इम्पोज कर सकती है. अब हम पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट के बारे में, दैट इज सेंटर स्टेट रिलेशंस. तो बेसिकली क्या होता है, फॉर अ लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंटर एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स. इसका मतलब ये था जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी दे वर नॉट एबल टू एक्सरसाइज देयर राइट्स एज ऑटोनॉमस फेडरल यूनिट्स, क्योंकि सेंटर और स्टेट की सेम पार्टी थी, एक ही पार्टी चलती थी पूरी में. धीरे धीरे क्या हुआ, सिचुएशन चेंज हुई, टाइम चेंज हुआ. तो अगर और तब रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वाज डिफरेंट. द पार्टीज दैट रूल एट द सेंटर ट्राइड टू अंडरमाइन द पावर ऑफ द स्टेट्स. तब तक सेम था, तब तक ठीक था, कोई पावर ही नहीं मांगता था. बट जैसे पावर डिफरेंट होने लगी, जैसे गवर्नमेंट्स डिफरेंट आने लगी दोनों लेवल्स पे, वो क्या करने लगे, वो अपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट्स की पावर छीनने लगे. क्यों? क्योंकि उस टाइम हम थे जो स्टेट्स थे दे वर सबऑर्डिनेट टू दी सेंटर. इसलिए कभी कभार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मिस यूज करती थी अपना पावर्स का, विच अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म. ये सब जो है वो मेजरली चेंज हुआ था 1990s के दौरान. इसमें ऐसा क्या हुआ था कि चेंज हुआ, देखो. This period saw the rise of regional political parties in many states of the country. Also, this was beginning of coalition governments at the center. Coalition governments क्या होती है, देखो. Let's say लोकसभा में किसी पॉलिटिकल पार्टी की मेजॉरिटी नहीं है, तो क्या करेंगे, वो दो पॉलिटिकल पार्टी अलायंस बनाएंगे और अगर वो जीत गए तो वो फॉर्म होगी कोलिशन गवर्नमेंट. तो बेसिकली कोलिशन गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट which is formed by the coming together of at least two political parties. Since no single party got a clear majority in the Lok Sabha, the major national parties had to enter into alliance with many parties, including several regional parties, to form a government at the center. जैसे NDA सब जो है, ये सारे alliances, National Democratic Alliance. It led to a new culture of power sharing and respect for the autonomy of state government. Now, आप ये जो कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस हैं इनको इग्नोर ना करें. मेक श्योर यू रीड देम वंस बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. अब हम बात करते हैं जो ये डिसीजन है, इट वाज आल्सो सपोर्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड इट मेड डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट इन एन आर्बिट्री मैनर. आर्बिट्री मतलब कि बिल्कुल मैनरलेस, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, बस ऐसे ही बोल दो. दिस इज द थिंग, दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ आर्बिट्री. अब इन तीनों प्रोविजन से क्या होता है कि जो हमारी कंट्री है उसमें फेडरलिज्म एफिशिएंटली प्रैक्टिस हो रहा है. अब ये बॉक्सेस वगैरह मत छोड़े क्योंकि 1 मार्कर 2 मार्कर में आ सकता है, तो मेक श्योर यू रीड देम वंस. अब हम पढ़ेंगे डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया के बारे में. डिसेंट्रलाइजेशन नाम से ही पता चल रहा है, जो सेंटर है वो डिवाइड हो रहा है, जो पावर्स है वो डिवाइड हो रही है. अब हम पढ़ेंगे इसको और डिटेल में. देखो क्या था, हमारी कंट्री बहुत ही वास्ट है. लाइक इंडिया कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू दीज टू टायर्स, सेंटर और स्टेट. States in India are as large as independent countries of Europe. In terms of population, UP is bigger than Russia. Maharashtra is about as big as Germany. ये आप examples quote कर सकते हो जिससे पता चलेगा how big the sizes of how मतलब इंडिया कितना बड़ा है.
इससे हम इलस्ट्रेट कर सकते हैं और इससे हम ये भी इलस्ट्रेट कर सकते हैं कि वाई डू वी नीड अ थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट दैट इज लोकल गवर्नमेंट. Many of these states are internally very diverse. There is thus a need for power sharing within these states. ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि why there is a need for power sharing within these states. तो मेक श्योर कि आप ये रीजन दे, पहला ड्यू टू पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, जिसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं कंट्री और स्टेट का कंपैरिजन. दूसरा बोल सकते हो डाइवर्सिटी विद इन द स्टेट ओनली, नॉट विद इन द कंट्री बट विद इन द स्टेट. अब federal power sharing in India needs another tier of government below that of the state government. This is the rationale for decentralization of power. Thus resulted a third tier of government called local government. It's clear, I hope. Decentralization में क्या हुआ, हमने थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया टू मेक श्योर दी पॉलिसीज वगैरह ग्रास रूट लेवल तक इम्प्लीमेंट हो रही है और हमारी कंट्री की डाइवर्सिटी और साइज को ध्यान में रखते हुए हमने ये थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया. तो when power is taken away from center and state and given to local government, it is called decentralization. और इसके बिहाइंड जो बेसिक आइडिया था वो हमारा था कि जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है इश्यूज हैं वो लोकल लेवल पे ही सूटेड हो सकते हैं. छोटे छोटे इश्यूज के लिए सेंटर और स्टेट के पास नहीं जा सकते और जो पीपल है उनको अपनी लोकेलिटीज़ के बारे में ज़्यादा पता होता है एज कम्पेयर टू स्टेट और एट दी सेंटर. इसलिए लोकल गवर्नमेंट्स आर मोर एफिशिएंट. सेकेंडली, पीपल कैन डायरेक्टली पार्टिसिपेट. लाइक विलेजेस में क्या होता है, ग्राम सभा, जो भी लोग अबव 18 हैं दे कैन वोट फॉर ग्राम पंचायत. तो इससे क्या होता है, लोग जो है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्शंस में. Hence, local government is the best way to realize one important principle of democracy, namely local self-government. इसलिए हम इसको सेल्फ गवर्नमेंट भी ऐड करते हैं. क्यों? क्योंकि सिटीजन्स जो है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं इन द इलेक्शन. अब the need for decentralization was recognized in a constitution. Since then, there have been several attempts to decentralize power to the level of villages and towns. Panchayats in villages and municipalities in urban areas was set up in all states. But वो जो थे वो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे, इलेक्शंस हो नहीं रहे थे, उनके पास कोई पावर नहीं थी. इसलिए जो डिसेंट्रलाइजेशन का बेसिक मोटिव था, एम था, वो धीरे धीरे डिजॉल्व हो रहा था. इसलिए हमने एक मेजर स्टेप लिया इन 1992 और कुछ प्रोविजंस को अमेंड किया. दीज प्रोविजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, टू मेक श्योर यू रीड देम वंस. पहला प्रोविजन है, it is constitutionally mandatory to hold regular elections to local government bodies. ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट. इट इज जनरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years. दूसरा है, सीट्स आर रिजर्व्ड इन द इलेक्टेड बॉडीज एंड द एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन फॉर द SCs एंड OBCs. ये नहीं कि हम बस मेंबर के में ही पोजीशन जो है हमारी वो. So now let's move on to the second point. Your seats they are reserved in the elected bodies and the executive heads of these institutions for SCs, STs and OBCs. देखो, your seats are reserved होती हैं not only for member positions but for the heads as well as. अब third point, at least 1/3 of all positions are reserved for women. देखो, इसमें एक और कंसेप्ट हम कर सकते हैं कि लेट से एक वुमेन है SC से और वो जैसे वुमेन बोला तो ऑफ कोर्स शी इज अ वुमेन ऑल्सो. तो ये जो है शी कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द हेड, दैट इज फॉर द पंचायत हेड. क्यों? क्योंकि 2-3 सीट्स जो है वो रिजर्व होते हैं और इट हैज़ बीन रियली प्रूव्ड एफिशिएंट. लोकल लेवल जो गवर्नमेंट एट लोकल लेवल है उसमें जो वुमेन के नंबर से दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे बिकॉज दे आर गेटिंग एम्पावर्ड एज दे गेट कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज. अब an independent institution called the State Election Commission has been created in each state to conduct panchayat and municipal elections. क्यों? क्योंकि सेंटर का हम स्टेट्स को श्योर नहीं है कि वो करवाएंगे या नहीं, ड्यू टू सम प्रेशर. The state governments are required to share some powers and revenues with local government bodies. The nature of sharing varies from state to state. They are mentioned. मतलब it varies, जैसे उनका कोई एग्रीमेंट वगैरह हो गया होगा, it just depends. अब rural local government is popularly known by the name Panchayati Raj, and each village or a group of village in some states has a Gram Panchayat. अब ग्राम पंचायत की definition है, it is a council consisting of several ward members often called Panch and a president or a Sarpanch which is the head of the Panchayat. They are directly elected by all the adult population living in that ward or village. Adult population मतलब 18 above.
It is the decision making body for the entire village. जो ये है it works under ग्राम सभा, adult है, ग्राम सभा मतलब सारी adult population in a village, और जो all the voters in the village are its member, and it has to meet at least twice or thrice in a year to approve the annual budget of the gram panchayat and to review the performance. देखो वो डायरेक्टली सब कुछ कर रहे, इसलिए जो है हम इसको बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी एग्जिस्ट एट लोकल गवर्नमेंट, इसलिए हम कभी कभी उसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोलते हैं. अब the local government structure goes right up to the district level. A few gram panchayats are grouped together to form what is usually called a panchayat samiti, a block or a mandal. The members of these representative body are elected by all the panchayat members in that area. All the panchayat samiti or mandal in a district constitute the district parishad, and most members of this are elected members of the Lok Sabha and MLAs of that district, and some other officials of other district level bodies are also its member. तो बेसिकली यहाँ हमारा ना ट्राइंगल जैसा स्ट्रक्चर बन गया. ठीक है, ये है पहला हमारा है ग्राम पंचायत. ठीक है, फिर आया हमारा ब्लॉक समिति या मंडल, फिर आया हमारा डिस्ट्रिक्ट परिषद दैट इज जिला परिषद. अब सिमिलरली ये तो हमारा हो गया विलेज लेवल पे. ऐसा ही जो है अर्बन एरियाज पे भी होता है. जो म्यूनिसिपैलिटीज है दे आर सेट अप इन टाउन्स, और बिग सिटीज में क्या होता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, एंड बोथ ऑफ दीज आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स. और म्यूनिसिपल चेयरपर्सन इज द हेड ऑफ म्यूनिसिपैलिटी व्हाइल मेयर इज द हेड ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. अब जो एक्सपेरिमेंट इन ब्राजील, यू कैन रीड दिस बाय योर ओन. This new system of local government is the largest experiment in a democracy conducted anywhere in the world. Now there are about 36 lakh elected representatives in the panchayats and municipalities etc. all over the country. Or this number is bigger than the population of many countries in the world. इसके वजह से क्या है, जो हमारा डेमोक्रेसी है उसकी स्पिरिट बढ़ गई है. डेमोक्रेसी अब ग्रास रूट लेवल तक पहुंच चुकी है. वुमेन की रिप्रेजेंटेटिव इंक्रीज हुई है, बट एट द सेम टाइम कुछ डिफिकल्टीज भी हैं. तो आप एडवांटेजेस में क्या लिख सकते हो कि देयर आर अबाउट 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. ये हो गया हमारा पहली एडवांटेज. दूसरा एडवांटेज हो गई कि इट हैज़ हेल्प टू डीपन द डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री. तीसरा हम लिख सकते हैं इट हैज़ इंक्रीज्ड वुमेन इज रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस इन आवर डेमोक्रेसी. और भी एडवांटेजेस है, लिख सकते हो कि लाइक इट इज़ हेल्पिंग पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट एट द लोकल लेवल. ये सब भी लिख सकते हैं. अब हम बात करते हैं कुछ डिफिकल्टीज के बारे में. While elections are held regularly, मतलब ग्राम पंचायत के जो इलेक्शंस है वो तो हो रहे हैं, लेकिन जो ग्राम सभा का जो रोल है दैट इज इट हैज़ टू मीट एट लीस्ट ट्वाइस और थ्राइस टू अप्रूव द बजट एंड रिव्यू द फंक्शनिंग ऑफ पंचायत, वो नहीं हो रही है. दूसरा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नॉट ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर्स टू द लोकल गवर्नमेंट, ना ही उनको रिसोर्स दिए, इसलिए अभी भी वी हैव टू गो अ लॉन्ग वे. अब आ गए क्वेश्चन आंसर्स एंड वी आर ओवर विद दिस चैप्टर. ये बहुत ही ईजी चैप्टर था. एक बार मैं नोट्स अपलोड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो मेक श्योर दैट यू गो थ्रू देम वंस. एंड थैंक यू गाइज फॉर सीइंग द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू एवरीवन.